नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, मैं आपको ले चलूँगा आज बिहार। ये जो घटना है औरंगाबाद ज़िला का है, जो बिहार में है। इस घटना को लगभग 31 साल बीत चुका है। ये घटना हमें भेजे हैं, उनका नाम राजकिशोर है। राजकिशोर जी का उम्र लगभग 32 साल का हो चुका है और ये घटना उनके दादाजी और पिताजी के साथ में घटी थी जब वो 1 साल के थे तब। तो क्या घटी थी घटना, क्या हुआ था उनके साथ, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजकिशोर है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे दादाजी के साथ ये शुरुआत हुई थी। मेरे दादाजी एक हाईवे पर, रोड पर, जो गांव के लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, उन्होंने वहाँ पर अपना होटल खोला था। पहले तो थोड़े ही आइटम रखते थे और थोड़े थोड़े करके उन्होंने जब देख लिया कि ढाबा सही चल रहा है, तो ज़मीन तो अपनी थी ही, वहाँ पर उन्होंने एक ढाबा परमानेंटली बना लिया। अब ढाबा चल पड़ा था। ट्रक वाले, राहगीर उस ढाबा पर रुक करके भोजन करते थे। अब हमारे जो पिताजी थे वो भी दादाजी के काम में हाथ बटाते थे। कहा जाए तो दोनों लोग बहुत मेहनत से काम करते थे उस ढाबे पर। उस ढाबे से करीब 700 मीटर के दूर पर एक शमशान घाट था। ये बात मेरे दादाजी को पता था, लेकिन हमारी जो खेत था, जो ज़मीन थी, वो वहीं पर थी। तो चाह करके भी हमारे दादाजी जो ढाबा सोच रहे थे कि वो शमशान से दूर बनाया जाए, लेकिन लाचारी में उसी जगह पर उनको ढाबा बनाना पड़ा था। मेरे दादाजी थोड़ा बहुत मंत्र का जानकार थे। वो झाड़ फूक छोटे मोटे कर दिया करते थे, भूत प्रेत को भगाया करते थे जो उनके पास में कोई आता था। लेकिन अब होटल के लाइन में आने के बाद में उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। हमारा होटल सही ढंग से चल रहा था। हमारे पिताजी भी सुबह जाते और जब 8-9 रात को बज जाता तब वो घर को लौट आते। लेकिन मेरे दादाजी वहीं पर अपने ढाबे के अंदर ही रहते। ढाबा 12-1 बजे तक चलता रहता। जब देख लेते कि कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो ढाबा बंद कर देते। और फिर सुबह ही 5-5:30 बजे चाय के साथ में ढाबा खुल जाता था। ऐसे ही रोज़ का चल रहा था। मेहनत करते थे। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जगे रहती थी। अब मेरे पिताजी जो थे वो तो घर पर चले आया करते थे। अब एक दिन हमारे दादाजी का तबीयत खराब था। मेरे पिताजी कहने लगे कि आप घर पर चले जाओ, घर पर जा कर के दवाई ले लो और आराम करो आप 1 आध दिन, अब मैं तब तक ढाबा को चला लेता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी को बात दादाजी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही हो जाऊँगा, तुम घर चले जाओ। लेकिन पिताजी उनकी हालत देख रहे थे, वो खांस रहे थे, शरीर में बुखार भी था। तो आखिर कैसे पिताजी को छोड़ करके घर जाएं वो कहने लगे कि ठीक है, आप नहीं जाओगे तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा।
आज जो रात थी अमावस की रात थी। अब पिताजी को इतना विनती करने के बाद भी दादाजी घर जाने को तैयार नहीं हुए। वो कहने लगे, नहीं बेटा, मैं यहीं पर रहूँगा और मैं सही हो जाऊँगा, तो फिक्र मत कर, तू घर लौट जा। लेकिन पिताजी नहीं माने। वो कहने लगे कि आपको इस हालत में छोड़ कर के मैं कैसे घर जाऊँ। मैं भी यहीं पर रुकता था। और हमारे दादाजी थे जो आयुर्वेदिक अपना इलाज करते थे, किसी का भी बताते थे कि बुखार में ये क्या करो। वो काढ़ा ओढ़ा अपना बनाए थे, अदरक वगैरह लेकर के, और वही वो पी रहे थे। लेकिन उससे बुखार जो था कम नहीं हुआ था। वो अभी बुखार तेजी था उनके शरीर में। अब पिताजी हमारे रुक गए थे और 12 बजे के आसपास जब देखा कि रोड बिल्कुल सून सपाटा हो चुका है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो पिताजी ने ढाबा को बंद कर दिया, दरवाज़ा अंदर से लॉक करके, और पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी नींद में थे। बगल के जो कमरा था उसमें आकर के लेट गए थे, और उनको भी अब नींद आ चुकी थी दिन भर के थकान की वजह से। आधी रात से ऊपर का टाइम हो गया था। और तभी जो ढाबा का दरवाज़ा था वो लगा कि कोई खटखटा रहा हो, धड़ाधड़ दरवाज़ा बजने लगा। पिताजी की नींद टूट गई, और तब तक दादाजी का भी नींद टूट चुका था। दादाजी जो गहरी नींद में सोए हुए थे, अब वो उठ करके खड़े हो गए अपने बिस्तर से। और पिताजी जब दरवाजे के पास जाने लगे तो दादाजी ने कहा कि तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ कि कौन है बाहर में। अब पिताजी को भी नींद सता रहा था, और वो कहने लगे, नहीं पिताजी, आपको तो बुखार है ना, आप लेट जाओ, मैं देख लेता हूँ। लेकिन दादाजी बोले कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, तू जा आराम कर, मैं देखता हूँ कौन है। पिताजी वापस अपने बिस्तर पर आकर के लेट गए। दादाजी उठे और जाकर के दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गए। दरवाज़ा बाहर से भेड़ दिया। जब कुछ देर हो चुका, पिताजी नींद में जाने वाले थे और लगा कि पापा तो बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं और दरवाज़ा उन्होंने भेड़ रखा है, तो बाहर आखिर कर क्या रहे हैं। अब पिताजी उठ करके खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर के दरवाज़ा खोला तो देखा कि पिताजी रोड के दूसरी तरफ जा चुके थे। सफ़ेद कपड़ा उनका चमकता हुआ दिखाई दे रहा था रात में भी। अब वहाँ पर देखे तो उनको कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, और वहाँ पर वो किसी से बात कर रहे थे। लेकिन किससे बात कर रहे थे दादा, ये पिताजी को मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन वो उनकी बात करने का जो मुद्रा था वो सब नज़र आ रहा था कि लग रहा है कि किसी से न किसी से वो ज़रूर बात कर रहे हैं। तो आखिर कौन था और जो दिखाई नहीं दे रहा है, पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ी देर में दादाजी वो वापस चल पड़े। जब रोड के इस तरफ आने लगे तो पिताजी ने देखा जिस जगह पर दादाजी खड़े थे किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब दादाजी दरवाजे के पास आए तो मेरे पिताजी को देखा और डांटते हुए कहने लगे, तेरे को कहा था ना जाके सो जा, तू कैसे यहाँ पर आके खड़ा हो गया और क्या देखा तूने? डांटते हुए मेरे पिताजी से पूछने लगे। अब पिताजी कहने लगे, अरे आपने रोड पार क्यों गए थे और वहाँ पर किससे बात कर रहे थे? अब दादाजी गुस्से में आ चुके थे। वो कहने लगे कि तूने देखा मैं किसी से बात कर रहा था? मेरे पिताजी बोले, हाँ, आपकी बातचीत का
बातचीत करने का मुद्रा मुझे महसूस हो रहा था। मैं देख रहा था तो आप किससे बात कर रहे थे। अब हमारे दादाजी गुस्से में आ गए, बोले कि नहीं, तू जा, फालतू बात में विश्वास मत रख, और तू जाकर आराम कर। अब जो हमारे पिताजी डांट खा करके अपने बिस्तर पर आ गए, लेकिन वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। आखिर वहाँ पर कौन था जो दादाजी बात कर रहे थे, कौन हो सकता है। लेकिन उनको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर वो नींद में जा चुके थे। सुबह जब उठे तो देखा कि दादाजी वो चूल्हा वूल्हा सब जला रखा है, चाय वाय बिठा रखा है, और एक आध कस्टमर भी बैठे हुए चाय पी रहे हैं। मतलब दादाजी की तबीयत बिल्कुल सही हो चुकी थी। अब पिताजी तो रात में घर नहीं गए थे, तो हमारे दादाजी कहने लगे कि तू ये काम कर, तू घर निकल जा, अब मेरी तबीयत ठीक है, और तू दोपहर में आना, जा आराम कर ले। अब पिताजी अपने चल पड़े, गांव आ गए, घर आ गए। और घर पर आकर के सारी बात मेरी दादी से बताया। अब दादी भी उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कहने लगी, अरे वो कभी कभी नींद में चल लेते हैं, तो उनके बात पर ध्यान मत दिया कर। अब चलो, बात भी खत्म हो गई थी। अब हमारे पिताजी आ गए, फिर दुकान पर आ गए, और इस तरह पूरा महीना निकल चुका था। उसके बाद में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि दादाजी अब तबीयत ठीक हो चुका था, और पिताजी वही 9-10 बजे के बाद में अपने घर लौट जाते थे, और दादाजी ही वहाँ पर रुका करते थे। एक रात को दादाजी कुछ ज़्यादा ही मिठाई उठाई का काम था, और उन्होंने मेरे पिताजी को रोक लिया था कि तू आज रुक जा, आज कुछ मिठाई बनाना है जो ग्राहक मांगते हैं। और वही काम चल रहा था। बस उस ढाबा में हमारे पिताजी और मेरे दादाजी थे। रात के करीब वही टाइम था, आज भी अमावस की रात थी, करीब आधा रात का वक्त था, और ये हमारे दोनों लोग, हमारे पिताजी और दादाजी, मिठाई का काम कर रहे थे, बनाने का। और तभी दरवाजे पर वही खटखट हुआ, धड़ाधड़ लगा कोई दरवाज़ा पीट रहा है। अब दादाजी उठ करके खड़े हो गए और मेरे पिताजी को बोले, तू अपना मिठाई का काम करता रहा, यहाँ से हिलना नहीं, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन है। अब पिताजी चुपचाप बैठे हुए मिठाई अपना जो तैयार कर रहे थे, और दादाजी उठ करके जो दरवाज़ा बंद था उसको खोल करके बाहर निकल गए। अब जो पिताजी थे डर के मारे वो उस जगह से हिले नहीं कि कहीं दादाजी डांट न दे। करीब 10 मिनट के बाद में मेरे दादाजी लौटे। जब लौटे तो उनके माथे पर पसीना दिखाई पड़ रहा था, चेहरा भी कुछ डरा हुआ नजर आ रहा था। मेरे जो पिता थे वो मेरे दादा से बोलने लगे कि क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? कौन था बाहर में जिससे आप बात करके लौट रहे हैं, और इतना आप डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे दादाजी कुछ नहीं बोले। वो मिठाई के जहाँ बन रहा था वहाँ पर आकर के कुछ मिठाइयाँ करीब 3-4 किलो के आसपास उन्होंने एक परात में डाला, और फिर मेरे पिताजी की तरफ देखते हुए कहा कि तो आराम से यहीं पर बैठना, तुम बाहर मत निकलना, बाहर बेटा खतरा है, तुम मेरी बात को समझ जा, तुम बाहर मत निकलना उस रात की तरह। अब इतनी बात सुने पिताजी तो समझ गए कि मामला गंभीर है, और खतरा किससे है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो जो मिठाई था जो परात में लेकर के मेरे दादाजी अब उस ढाबे के गेट से बाहर निकल चुके थे, और बाहर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया था, भेड़ दिया था। अब फिर वो
बाहर चल निकल गए थे रोड साइड में, पता नहीं लगा। कुछ देर बीत गया। पिताजी के मन में अंदर बुरे बुरे ख्याल आना शुरू हो गया था कि आखिर मेरे पिता किस बात की सावधानी बरतने कह रहे थे, आखिर बाहर में कौन हो सकता है। उनका जी नहीं मान रहा था और वो मिठाई उठाई का काम छोड़ दिए। सीधा दरवाजे पर आकर के दरवाजा का पल्ला धीरे से खोले और बाहर की तरफ देखने लगे। देखे कि जहाँ पर पिछली बार मेरे दादा खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे, आज भी मेरा दादा उसी जगह पर खड़े थे और वहाँ पर मिठाई का जो परात था वो जमीन पर रखा हुआ था। लेकिन उस रात में कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस रात में एक औरत मिठाई खाती हुई नजर आ रही थी जो लाल कपड़े में थी। अब उस औरत को देख करके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी इतनी रात को किस औरत को ये मिठाई खिला रहे हैं। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। अंदर कई तरह के विचार चल रहे थे कि आखिर ये औरत कौन है। अब पिताजी क्यों मेरे को मना किए हैं कि तू बाहर मत आना, बाहर खतरा है। आखिर ये औरत कौन है जो पिताजी बड़े आराम से ले जा कर के 4-5 किलो मिठाई उसके आगे रखती है और वो मिठाई को खाई जा रही है। पिताजी का मन नहीं मान रहा था। उस औरत को कौन है, वो औरत पता लगाना चाहते थे और चुपचाप वो वहाँ से दरवाज़ा भेड़ करके अंधेरे के साइड से होते हुए रोड पार कर लिए थे। और जहाँ पर मेरे दादाजी खड़े थे वहाँ पर एक मोटा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ के पीछे जाकर के मेरे पिताजी छिप करके देखने लगे कि आखिर ये जो औरत है जो लगातार मिठाई खा रही है ये है कौन। जब उस औरत ने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया तो पिताजी को तो लगा कि उनका हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि वो औरत तो लग ही रही थी, वो तो पूरा राक्षस जैसी लग रही थी। बड़े बड़े दांत उसके, चेहरा बिल्कुल भयानक, आंखें जैसे बाहर में लटक रही हो और हाथ में जो मिठाई उठा रखी है उसके नाखून बड़े बड़े से दिख रहे थे। वो तो एक नज़र में कोई देख के कह सकता है कि ये तो चुड़ैल है। तो क्या मेरी दोस्ती जो दादाजी के साथ में हुई थी एक चुड़ैल है जिसको वो मिठाई खिला रहे हैं? क्यों खिला रहे हैं? अब तो मेरे पिताजी को जैसा लगा कि दिल की धड़कन बढ़ रही है और वो कांपने लगे थे उसका चेहरा देख करके। अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार उनकी चीख निकल गई और चीख निकलते ही वो औरत मिठाई का जो हाथ में ले हुई थी उसको नीचे फेंक दिया और उठ करके जो बैठी हुई मिठाई खा रही थी उठ करके खड़ी हो गई। आज इधर पिताजी खड़े थे पेड़ के पीछे छिप करके उस तरफ को चलने लगी। और मेरे दादाजी भी अब परेशान हो चुके, वो तो जान गए कि ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। और वो उस औरत को मना करने लगे कि नहीं नहीं रुक जाओ, उधर मत जाओ, वो मेरा बेटा है, उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तुम रुक जाओ, मेरी बात मानो, तुम्हें जो चाहिए हम और कुछ देंगे, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बार बार गुहार कर रहे थे मेरे दादाजी। लेकिन जो चुड़ैल थी वो हमारे पिताजी के पास पहुंच गई थी। अब तो जब नज़दीक पहुंची तो देख करके पिताजी का बेहोशी छा गया था। वो भरभरा करके ज़मीन पर नीचे गिर पड़े और फिर उनको होश नहीं रहा। जब उनका होश आया तो वो दुकान के अंदर थे, ढाबे के अंदर थे। अब मेरे दादाजी वो गंगा जल छिड़क करके उनको होश में ला रहे थे। जैसे ही होश आया पिताजी को, वो रात का जो घटना था, खैर अभी भी राती थी, दिन तो हुआ नहीं था, और एकदम सहम सा गए, चीख पड़े फिर वो कि पापा पापा, पिताजी पिताजी, वो कौन है औरत। अब दादाजी बोले कि देखो तुम उस घटना को भूल जाओ,
तुम उस घटना को बिल्कुल याद मत रखो। उस रात में जो हुआ है, आज रात में जो भी हुआ है, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। अब ये क्या बात थी, पिताजी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। अब फिर मेरे पिताजी की तरफ देखते हुए दादाजी कहने लगे कि देखो देखो बेटा, तुमने ये वहाँ पर आना नहीं चाहिए था। तुमको मैं मना करके गया था ना कि बाहर मत निकलना, बाहर खतरा है, लेकिन तुमने तो मेरी बात को माना नहीं। अब देखो क्या हश्र हुआ। वो चुड़ैल तुम्हारे पास पहुंच गई थी और तुम्हें मार देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको रोका हूँ, और बेटा तूने तो बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा दे दिया है। ना कहने के बाद भी तू उस जगह पर पहुंच गया है। अब तुम समझ नहीं पा सकते हो कि मेरे साथ में क्या चल रहा है, मैं कितने बड़े, हम दोनों आदमी खतरे में हैं। लेकिन ये बात मेरे पिताजी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उस चुड़ैल के साथ में दादाजी की दोस्ती क्यों है। अब कौन है ये चुड़ैल जो पिताजी के वो अमावस की रात को ही आती है और दरवाज़ा पीटती है। उसके बाद पिताजी रोड के उस तरफ चले जाते हैं जो मोटा सा पेड़ खड़ा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उस टाइम पिताजी के जिसमें कमजोरी थी, अब फिर वो नींद में चले गए थे। सुबह पिताजी थोड़ा फ्रेश लगे और फिर मेरे दादाजी ने उनको एकांत में बिठा करके समझाना शुरू किया कि देख बेटे, ये जो बात है रात वाली ना, ये घर में किसी को नहीं बताना है। अब तुम जान चुके हो, इसलिए तुम सारा बात मैं बताता हूँ। अगर तुम किसी को बताओगे ना तो हम दोनों में से कोई बच नहीं पाएगा। वो चुड़ैल हम दोनों को ढूंढ करके मार देगी, हम लोग कहीं भी भाग नहीं पाएंगे। और फिर जो कहानी बताना शुरू किए तो मैं वो कहानी सुन करके दंग रह गया था। हुआ था कि कुछ साल पहले जब हमारा नया नया ढाबा खुला था, नया नया होटल खुला था, तो पहले पिताजी टेम्परोरी सा काम किया करते थे, टेबल रख करके कुछ बना लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ढाबा चलने लगा था। इसके बाद हमारे ही खेत में मेरे पिताजी ने वो मकान बनवा लिया, दुकान बनवा लिया, और फिर हमारा काम और भी बढ़िया चलने लगा। फिर तो हम लोग रात में रुकने लगे थे, पिताजी यहीं पर रहने लगे। और अमावस की रात को पिताजी अंदर दरवाज़ा बंद करके और लेटे हुए थे, और तभी किसी ने आकर के दरवाज़ा पीटने लगा। मैं जब उठा कि आखिर कौन है बाहर में दरवाजे के उस तरफ में, और आवाज़ देने लगा तो कुछ भी, किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस दरवाज़ा जो था बाहर से पीट रहा था, लगातार पीटता जा रहा था। मैं बोला भाई ठहरो, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। मैं समझा कि कोई मुसाफिर होगा और कोई सामान की ज़रूरत होगी, तभी ये बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है। और जैसे ही दरवाज़ा खोला और मैं बाहर निकला तो देखा कि रोड पर पास में एक औरत खड़ी है लाल कपड़ों में। और जैसे ही मैं बाहर निकला वो औरत हमारे नज़दीक पहुंच गई। और जब मैंने नज़दीक देखा तो देख करके मैं भी दंग रह गया था, कि वो तो आम औरत कोई थी नहीं, ये तो एक चुड़ैल थी जो पास के श्मशान से आई हुई थी। और आते ही मैं उसको पहचान लिया था कि ये चुड़ैल ही है। मैं तो एक पल डर चुका था कि आखिर हमारी दुकान पर किस लिए आई है, क्या चाहती है। और वो कहने लगी कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो। अब उस रात में अब मैं क्या दूं, जो भी मिठाई उठाई थी उसको ला करके मैं दे दिया था। और वो मिठाई खाई और मांग करने लगी कि और मिठाई मुझे दो, और मिठाई दो। लेकिन अब दुकान में मिठाई था ही नहीं। अब हमने हाथ जोड़ दिए थे कि देखो हमारी दुकान में अब मिठाई नहीं है, अब तुम चले जाओ। वो चुड़ैल गई नहीं और मुझे धमकाती रही कि देखो तुम एक शरीफ आदमी हो और तुमने मुझे खाना खिलाया, भोजन
कराया, मिठाई खिलाई, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। और ये बात किसी को बताना नहीं है कि मैं श्मशान से इस जगह तक आई हूँ। हाँ, अगली बार मैं फिर आऊँगी और उस टाइम तुम बढ़िया बढ़िया से मिठाई बना कर रखना। और फिर वो चली गई थी। अब इसके बाद तो ये हर अमावस की रात को ये सिलसिला सा शुरू हो गया था, और आज जो अभी तक चलता ही जा रहा है। तो मेरे दादाजी कहने लगे, बेटा ये है बात जो मैं परिवार में किसी से नहीं बताया और ना तुमसे ही बताया था, लेकिन तुम इस भेद को जान गए हो तो पूरा कहानी बता रहा हूँ। अब वो औरत इसी शर्त पर मानी है कि तुम दोनों में से कोई भी भेद नहीं बताएगा। और जैसे मैं उसको हर अमावस की रात को खाना खिला रहा था, मिठाई खिला रहा था, वो वैसे कि वैसे तुम लोग करते रहोगे। इस शर्त पर उसने हम दोनों का जान बख्शी है। आप ये बात सुनकर के मेरे पिताजी बहुत डर गए थे। अब उन्होंने सोच लिया था कि आज के बाद इस ढाबा पर कभी नहीं आएंगे। अब उस टाइम तो पिताजी घर पहुंच गए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। मेरी जो दादी थी वो पूछने लगी कि क्या हो बेटा, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ है, दादा ने तुम्हें कुछ डांटा है, बोला है, बताओ। लेकिन अब जो बात थी वो किसी से मेरे पिताजी तो बता ही नहीं सकते थे कि आखिर क्या बात हुई है। अगर कुछ बता देते तो फिर वो भेद खुल जाता, आप चुड़ैल हमला कर सकती थी। इसी डर के वजह से पिताजी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब वो बिल्कुल उस ढाबे पर जाया नहीं करते थे, और एक रात वो शहर छोड़ करके, गांव छोड़ करके शहर की तरफ चले गए थे किसी जानने वाले के पास में। अब फिर वहाँ पर वो नौकरी करने लगे। अब ये जो ढाबा था मेरे दादाजी ही चलाया करते थे। हालांकि पिताजी का खबर लग चुका था कि किस शहर में है, किसके पास में है। अब वो गांव वापस नहीं आना चाहते थे। वो भूत की वजह से, वो चुड़ैल की वजह से बहुत डर चुके थे, और उनको लगता था कि हम लोग मतलब वो आएंगे इस जगह पर तो चुड़ैल शायद उनको मार देंगे, इतना डरे हुए थे। लेकिन इसी बीच में हमारे दादाजी की अचानक उस जगह पर मौत हो गई। रात के टाइम में जब पता लगा तो सारे लोग, गांव के लोग पहुंच गए वहाँ पर, घर के लोग पहुँचे तो मौत बिल्कुल साधारण सी थी। वो तो उनका तबीयत वैसे भी खराब रहता था। तो दोस्तों, ये जो मौत थी पूरे परिवार को हिला दिया था। अब उस ढाबा को कोई चलाने लायक घर में था ही नहीं। आखिरकार वो ढाबा को बंद कर दिया गया। अब पिताजी ज़रूर आते थे शहर से जब उनको छुट्टी मिलती थी, और बहुत सारे पैसे लेकर के आते थे। अब उस ढाबे की तरफ में बिल्कुल वो जाना भी नहीं चाहते थे, उस जगह से वो गुजरते भी नहीं थे। इतना उनको बदन में खौफ पैदा हो चुका था, और वो कहते थे कि नहीं, मुझे उस ढाबे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन रियल जो बात थी वो बाद में पता चला था कि आखिर पिताजी इतना क्यों डरे रहते थे। ये बहुत दिनों के बाद में पिताजी ने ये सब बात बताई थी, जब हम लोग पूरा परिवार शहर में आ चुके थे। अब उस गांव से कोई हमारा वास्ता नहीं था। अब उनकी सारी बातें सुन के हमारे जो परिवार के मेंबर थे सब डर चुके थे कि कैसे कैसे इन लोगों ने उस चुड़ैल को काबू किया था, क्या हुआ था। लेकिन ये बात तो कोई जानता ही नहीं था, सिर्फ दादाजी ही जानते थे कि उस चुड़ैल के साथ में कैसे डील किए थे। अगर वो उस टाइम में चुड़ैल के साथ में डील नहीं होता तो शायद उस टाइम दादाजी भी नहीं बचते। अब मुझे तो लगता है कि शायद दादाजी के मौत में उस चुड़ैल का ही कोई ना कोई हाथ जरूर है। तो दोस्तों, ये थी आज की राजकिशोर जी की अपनी आप बीती, इनके दादाजी की, इनके पापा की।
अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो मुझे आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर आप लोग जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाला हुआ है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों को भी आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह के घटना में। तो आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।